जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे राष्ट्र ये युद्ध हुआ था दोस्तों। बैटल ऑफ पलासी हमने जाना था, बैटल ऑफ बक्सर हमने जाना था, जहां पर हमने देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन अपना स्थापित किया था बंगाल, उड़ीसा, बिहार के इलाकों में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे 1764 का बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद कंपनी ने शासन करना शुरू किया और काफी पैसा कमाया दोस्तों। कंपनी अव्यवस्थित थी, यानी कि उसके ऊपर किसी का भी कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। तो जब 1773 में ब्रिटिश क्राउन जो थे वहां पे शुरुआत हो चुकी थी ब्रिटिश क्राउन की, तो उन्होंने 1773 में एक अधिनियम बनाकर भारत भेजा दोस्तों। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट या फिर रेगुलेटिंग अधिनियम। ये 1773 में आया था दोस्तों, 1773 में आया था दोस्तों। इस अधिनियम के तहत हुआ क्या था, इस बारे में जानेंगे। ये याद रखना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय संविधान के बनने के लिए सबसे पहला कदम था, यानी कि इसकी शुरुआत, भारतीय संविधान की शुरुआत होने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को इसका बेस माना जाता है। ठीक है दोस्तों, 1773 यानी कि 1773 में यह आया था। इस एक्ट के तहत एक पोस्ट का निर्माण हुआ था दोस्तों, एक पद का निर्माण हुआ था, उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चुना गया था दोस्तों लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 में दोस्तों। ठीक है, 1773 में यह एक्ट आया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर चुन लिया गया था, या बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था 1774 में। फिर बात करते हैं दोस्तों, इस अधिनियम में शक्तियों को एक कर दिया गया, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शक्तियों को केंद्रित कर दिया। यानी अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो शक्तियों का केंद्रीयकरण किया गया भारत में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, यानी कि एक अथॉरिटी को चुन लिया गया जिसके पास सारी पावर्स हो दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया दोस्तों। आगे हम इसे एक मैप के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये जो पोस्ट थी ये कैसे अपना कंट्रोल या रेगुलेट करती थी गवर्नर्स को दोस्तों। ठीक है, टेक योर टाइम, आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट में जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद का निर्माण हुआ दोस्तों, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने कार्यभार संभाला, उसके बाद क्या हमारे यहाँ पर स्थिति थी दोस्तों। आइए इसे एक मैप के थ्रू समझते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, इस प्यारे भारत में यह बंगाल है, यह बॉम्बे है, यह मद्रास है। पहले तीनों ही जगह गवर्नर हुआ करते थे दोस्तों, तीनों ही जगह गवर्नर हुआ करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद यहां पर एक पोस्ट का निर्माण हुआ जिसे आप समझते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का काम यह था दोस्तों कि वह बंगाल में बैठेगा और दोनों गवर्नर्स के ऊपर नजर रखेगा, उन्हें नियंत्रित करेगा, उन्हें कंट्रोल करेगा। इसी को कहा जाता है दोस्तों रेगुलेशन, या रेगुलेट करना या संचालित करना। तो बंगाल के गवर्नर का काम क्या था दोस्तों, बाकी के गवर्नर्स को रेगुलेट करना, उनको नियंत्रित करना, उन्हें कंट्रोल करना। अब हम जानेंगे दोस्तों दूसरा अधिनियम। जब 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, उसके कुछ ही साल बाद एक और एक्ट आया, भारत भेजा गया। उस एक्ट का नाम था विलियम पिट्स एक्ट, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। 1784 में दोस्तों ये लाया गया था। ये क्यों लाया गया था? एक शख्स है दोस्तों, एक शख्स से आपको मिलवाना चाहूंगा, विलियम पिट्स। ये उस अंग्रेज शासन के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे। 24 साल की उम्र में ही ये प्रधानमंत्री बन गए थे दोस्तों, इंग्लैंड के। इन्होंने ये स्टडी किया रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि इस एक्ट में बहुत सारी कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए एक और एक्ट बनाकर भारत भेजा, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों। देखते हैं इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या चीजें हैं दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आया था 1784 में दोस्तों, 1784 में आया था दोस्तों ये एक्ट। और इस एक्ट को लाने वाला व्यक्ति था विलियम पिट्स, जो कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। और कौन सा था दोस्तों? यंगेस्ट था। आप इसे लिख भी सकते हैं, 24 वर्ष की आयु में ही यह व्यक्ति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया था दोस्तों। अब इस एक्ट के अंदर आया। इस एक्ट के अंदर के आने के बाद इसने दो चीजों का गठन किया, दो चीजों का निर्माण किया। एक तो था
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जी हाँ, कुछ लोगों की टीम तैयार करी, एक को बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक को बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों किया दोस्तों? इसलिए क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में सारी की सारी ताकत गवर्नर ऑफ जनरल बंगाल के गवर्नर ऑफ जनरल उसको थी दोस्तों। तो विलियम पिट्स ने कहा कि यहां पर दो जो अफेयर्स हैं, इन चीजों को अलग अलग बांटा जाएगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे दोस्तों, वो ट्रेड का सारा मामला देखते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो सारा का सारा पॉलिटिकल अफेयर्स का मामला देखते थे दोस्तों। यानी कि पहली बारी कंपनी के ऊपर डुअल गवर्नमेंट लागू कर दी गई थी, यानी कि द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी दोस्तों इस अधिनियम के तहत। अगर मान लीजिए कंपनी है, इस कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सारा क्या देखेंगे? व्यापार का काम देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेंगे? पॉलिटिक्स देखेंगे। इसमें नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों कि डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी गई थी कंपनी के ऊपर, यानी कि कंपनी पर द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये था विलियम पिट्स इंडिया एक्ट। इट्स एक्ट से आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे उतार सकते हैं दोस्तों। टेक योर टाइम। अभी हमने जाना दोस्तों कि कैसे पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए। अब हम जानेंगे 1773 एक्ट में दोस्तों एक छोटी सी शर्त और रखी गई थी कि चार्टर एक्ट लाया जाएगा दोस्तों, चार्टर अधिनियम लाया जाएगा हर 20 साल के बाद। यानी कि ये ऐसा ही दोस्तों, जैसे आप ऐसा समझे कि आप आज ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं और एक शर्त होती है कि आपको हर 20 साल के बाद उसे रिन्यू करवाना है। तो ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों एक और शर्त रखी गई थी कि जो नियम अभी हम बना रहे हैं उसके लिए एक एक्ट आएगा, और हर 20 वर्षों में ये एक्ट आएगा जिसे आपको अपनी शासन जो प्रणाली जो उसे रिन्यू करना पड़ेगा। तो इस अधिनियम में अगर हम 1773 में 20 ईयर्स जोड़ेंगे तो 1793 बनेगा दोस्तों। इसीलिए पहला चार्टर एक्ट जो है वो दोस्तों आया था 1793 में, यानी कि पहला चार्टर एक्ट कब आया दोस्तों? 1793 में। ये हर 20 वर्ष में आता दोस्तों, ये बात नोट करने वाली है। इस एक्ट से हमें केवल इतना ही याद रखना है कि जितने भी एम्प्लॉयज थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, सभी की सैलरी इंडियन अकाउंट्स या इंडियन फंड्स से दी जाने लगी दोस्तों। यानी कि जितने भी कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे सभी का वेतन भारतीय निधि से दिया जाने लगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आप इसे उतार सकते हैं। टेक योर टाइम। अभी हमने जाना था दोस्तों कि कैसे पहला चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाने लगी थी भारतीय निधि से दोस्तों। अब अगले 20 साल बाद यानी कि 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आता है दोस्तों, दूसरा चार्टर अधिनियम आता है दोस्तों। तो दूसरा अधिनियम चार्टर का आया था 1813 में। इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को यानी कि उसकी ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया दोस्तों। बिल्कुल, वो जो भारत में कि केवल और केवल व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा नहीं था। यूरोप की और बाकी कंट्रीज को भारत भेजा गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया दोस्तों। सिर्फ एक अधिकार ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़ा था, वो था दोस्तों कि चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं और केवल चाय पत्ती के लिए, सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती से या चाय पत्ती का व्यापार वो लोग कर सकते हैं। तो अलाउ ट्रेड विद चाइना ऑफ टी, यानी कि केवल चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया। एक और बहुत कमाल की बात है दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में छूट दी गई, यानी कि वो भारत आकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं और कन्वर्जन कर सकते हैं अगर वह चाहते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन से अधिनियम के तहत ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में छूट दी गई? तो दोस्तों जवाब होगा चार्टर एक्ट 1813। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। टेक योर टाइम। अभी हमने देखा था दोस्तों कि कैसे चार्टर एक्ट 1813 में कैसे बहुत सारे अधिनियम क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था दोस्तों। उसी के ठीक 20 वर्ष बाद यानी कि सन 1833 में 1833 में एक और चार्टर एक्ट आता है दोस्तों, और इस चार्टर एक्ट में एक बदलाव किया जाता है दोस्तों।
एक पोस्ट जो हमने देखी थी 1773 में, कि एक पोस्ट को क्रिएट किया गया था दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जी हाँ, इसी पोस्ट को इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था दोस्तों। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर इस पोस्ट में, इस एक्ट में, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज ट्रांसफर टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के पद में हस्तांतरण किया। और हम सभी जानते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि इन सभी लोगों के आगे लॉर्ड किस लिए लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों, पुरानी वीडियो में इसका संलग्न मैंने किया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833 आप लोगों को आई होप क्लियर है दोस्तों। आप इसे उतार सकते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। पिछले एक्ट में मैंने जाना था दोस्तों कि कैसे 1833 में जो एक्ट में जो बदलाव लाए गए थे वो बदलाव हमने देखे। अब बात करेंगे दोस्तों हम चार्टर एक्ट 1853 में, चार्टर अधिनियम 1853 दोस्तों। इस एक्ट के तहत भारतीयों को सरकारी नौकरियों में भागीदार बनने की छूट मिली थी दोस्तों। बिल्कुल, इंडियंस वर अलाउड इन पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पहले सरकारी नौकरियों में भारतीयों को छूट नहीं दी गई थी, यानी कि पहले सरकारी नौकरी भारतीय लोग नहीं ले सकते थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत भारतीय लोग भी सरकारी नौकरियों का लाभ उठा सकते थे, वह भी इस नौकरी में भर्ती हो सकते थे दोस्तों। क्लियर है? अब यहां पर एक 1853 के बाद एक दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी, हम लॉर्ड मैकॉले कमेटी या लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट कहते हैं, उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। इस कमेटी को कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड मैकॉले कमेटी। लॉर्ड मैकॉले कमेटी इस रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है दोस्तों, ये आई कब थी? ये आई थी दोस्तों 1854 में। 1854 में इस रिपोर्ट के अनुसार ये था, लॉर्ड मैकॉले ने ये शर्त रखी थी या फिर एक स्टडी रखी गई थी पुनर्विचार के लिए कि ये अधिनियम लाने से पहले आपको दोबारा से सोच लेना चाहिए, क्या भारतीयों को सरकारी नौकरियों में छूट दी जानी चाहिए। यानी कि इसने कहा था कि क्या भारतीयों को सरकारी नौकरी में छूट दी जानी चाहिए, ये इस कमेटी ने पुनर्विचार करवाया था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मैकॉले कमेटी 1854 में आई थी। इसका करेक्ट आंसर कब है आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड मैकॉले कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? वो आई थी 1854 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि ये पुनर्विचार किया जाए। लॉर्ड मैकॉले कमेटी का गठन जो था 1854 में हुआ था दोस्तों, और ये कहा गया था कि क्या, इसलिए क्यों किया गया था, ताकि ये लोग पुनर्विचार कर सके कि क्या भारतीयों को सरकारी नौकरी में छूट दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप इसे कॉपी कर लीजिए, अधिनियम और ये कमेटी। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी दोस्तों, टेक योर टाइम। अब बात करते हैं दोस्तों 1858 में हमने ये जानेंगे कि कैसे कंपनी का शासन को अंत किया गया दोस्तों। बिल्कुल, अब जो है ब्रिटिश क्राउन की जो रूल था वो भारत में शुरू हो चुका था दोस्तों। आखिरी चार्टर एक्ट आया था दोस्तों 1853 में, और मैकॉले रिपोर्ट आई थी 1854 में दोस्तों। यहां पर एक ये अभी तक इस चीज को समझ चुके थे कि कंपनी जो है वो अब इतना ज्यादा वर्क नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं रही, इसीलिए ब्रिटिश क्राउन ने सीधा इंग्लैंड से शासन करना शुरू कर दिया दोस्तों भारत में। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, ये पहला अधिनियम आया था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत कंपनी के रूल को टोटली खत्म कर दिया गया दोस्तों, टोटली खत्म कर दिया गया। दे एंडेड और अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट इलाहाबाद। आज का प्रयागराज दोस्तों, आपसे सवाल पूछेगा कि कौन से वर्ष में
ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थगित किया गया था या खत्म किया गया था। आपसे जगह भी पूछ सकता है दोस्तों, तो जगह है इलाहाबाद। अगर इलाहाबाद ना हो ऑप्शन में तो आप प्रयागराज पे टिक करेंगे दोस्तों। इसी एक्ट के तहत वाइस रॉय की पोस्ट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दो पोस्टों का निर्माण हुआ और ये दोनों की दोनों पोस्टें आंसरेबल थी दोस्तों किंग या क्वीन को। यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये आंसरेबल होगा वाइसरॉय को और वाइसरॉय आंसरेबल होगा इस ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है दोस्तों। और भारत का पहला वाइसरॉय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वाइसरॉय था जो कि आंसरेबल था ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम अभी हम इन लोगों ने देखा दोस्तों। अब बात कर देंगे इंडियन काउंसिल एक्ट की दोस्तों। इंडियन काउंसिल एक्ट की यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम सन 1861 में, यानी कि इसी के 3 साल बाद एक भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया दोस्तों सन 1861 में। इसमें क्या होता दोस्तों, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड कैनिंग को पोर्टफोलियो सिस्टम का फादर भी कहा जाता है दोस्तों। यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम का, पोर्टफोलियो प्रणाली का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। इस प्रणाली के तहत डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट कर दिया, यानी कि विभागों का बंटवारा कर दिया। यानी कि जैसे आज हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, विभाग है। तो इन विभागों को बांट दिया। एक के पास अथॉरिटी थी, अब इसने बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर लिया अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। इसे लाने वाला शख्स था लॉर्ड कैनिंग। इसे ही लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम दोस्तों। और ये आया था दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम सन 1861 में दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। अब हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ था दोस्तों। इंडियंस को अलाउ किया गया था कि वो बजट के ऊपर बहस कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अंग्रेज सरकार जो बजट लेकर आती थी, अब उसके ऊपर बहस करना, उनके ऊपर तर्क पेश करना, भारतीयों को यह अधिकार दे दिया गया था। अगर उनमें कोई कमी लगती है तो भारतीय अपना सुझाव देंगे। मानना ना मानना उनके ऊपर था दोस्तों। सुझाव देने का जो है अधिकार भारतीयों को मिल चुका था दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। फिर इसके बाद एक एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी कि सन 1909 में एक और काउंसिल एक्ट आता है और उसे दोस्तों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये मॉर्ले मिंटो क्या है, इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे वाला जो नाम होता है दोस्तों वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम होता है और जो पीछे नाम होता है दोस्तों वो वाइसरॉय का नाम होता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है मॉर्ले मिंटो। ये दो अलग अलग लोगों के नाम है भाई, एक ही नाम नहीं है, ये दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग पोस्ट है। इन्हीं के अंडर में आपको दो छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूं दोस्तों, जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है या आपको याद रखना जरूरी है। मॉर्ले मिंटो में क्या होता है दोस्तों, इसके अंडर एक मुस्लिम लीग, आपको पता होगा मुस्लिम लीग जो थी वो 1906 में बनी थी। में एक मुस्लिम लीग बनी थी दोस्तों। इन्होंने डिमांड किया था कि ये कह दो कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिम को ही वोट डालेगा, यानी कि मुस्लिम विल वोट ओनली मुस्लिम। इसका मतलब क्या है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई थी। एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई थी दोस्तों, इलेक्टोरेट की मांग की गई थी। यानी कि धर्म के आधार पर यह मांग रखी गई थी कि कैसे अलग अलग धर्मों के लोगों को यह अधिकार है कि वो उनको वोट डालकर चुन सकते हैं। ऐसे ही मुस्लिम लीग ने भी ये डिसाइड किया कि मुसलमान ही जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा और उसे वोट भी मुसलमान ही डालेगा। मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी दोस्तों। इसीलिए वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक का जनक भी माना जाता है, यानी कि लॉर्ड ऑफ कम्युनलिज्म भी माना जाता है दोस्तों। यानी कि लॉर्ड मिंटो को
फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में से सांप्रदायिकता का पिता भी या जनक भी कहा जाता है दोस्तों। ये था सन 1909 में इस इंडियन काउंसिल एक्ट दोस्तों, जिसके तहत एक मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स आए थे, या मॉडलेमेंटो सुधार आप इसे कह सकते हैं। इस सुधार के तहत क्या हुआ था दोस्तों, मुस्लिम लीग जो कि 1906 में गठन हुआ था, इन्होंने कहा था कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाकर दो हमें, यानी कि मुसलमान जो है वो मुसलमान को ही वोट डालेगा। और लॉर्ड मिंटो को ही कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि एक सांप्रदायिक शुरुआत कर दी कि इस सेपरेट इलेक्टोरेट को मंजूरी देकर इन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता की शुरुआत करी इन्होंने भारत में, इसीलिए इनको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आएगा दोस्तों, आप इसे उतार सकते हैं, टेक योर टाइम। अब बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने जाना था कि कैसे इन अधिनियमों में क्या क्या बदलाव लाए गए थे, कैसे क्या क्या चेंजेस इसमें करे गए थे दोस्तों। अब बात करते हैं भारतीय अधिनियम 1919 की दोस्तों। इस अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस एक्ट के तहत एक कमीशन भारत भेजा गया था दोस्तों, जिसका नाम था साइमन कमीशन, जो कि 1928 में भारत आया था दोस्तों। इसका गठन सन 1927 को लंदन में हुआ था दोस्तों। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो जमा करी थी दोस्तों, वो 1930 में जमा करी थी दोस्तों। इस रिपोर्ट के आधार पर ही 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे दोस्तों इंग्लैंड में, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे दोस्तों। जी हाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे दोस्तों। यहाँ पर एक और सिस्टम लागू किया गया था दोस्तों, बाय कैमरल सिस्टम लागू किया गया था, यानी कि द्विसदनात्मक प्रणाली भारत में लागू की गई थी दोस्तों। यानी कि जैसे आज आप देखते हैं भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि 2 सदन, द्विसदनात्मक बाय कैमरल सिस्टम। बाय कैमरल सिस्टम को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों। इस रिपोर्ट के आधार पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, जिसमें से मोहनदास करमचंद गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक और अधिनियम भारत भेजा गया दोस्तों, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम। पिछले एक्ट के बारे में हमने जाना था दोस्तों कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें हुई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक और अधिनियम भारत बनाकर भेजा था दोस्तों। उस अधिनियम को कहा जाता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत दोस्तों भारत को एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया दोस्तों, यानी कि भारत को संघीय बनाया गया। संघीय का मतलब क्या था, फेडरल का मतलब था दोस्तों डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। फेडरल या संघीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा। इसी के तहत आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एस्टैब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी एस्टैब्लिश किया गया दोस्तों। एक और बात आपको फैक्ट यहाँ पर बता दूं दोस्तों, भारत के संविधान का 70% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है दोस्तों। एक और अच्छा फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, आपातकाल के जो प्रोविजंस हैं, जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस है दोस्तों, वो 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं दोस्तों। हमने जो जर्मनी से लिया है, वाइमर रिपब्लिक से जो लिया है दोस्तों, वो है इमरजेंसी के दौरान जब हम फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके, वो प्रोविजन हमने जर्मनी या वीमर रिपब्लिक से लिया गया है दोस्तों। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इमरजेंसी प्रोविजंस आपने कहां से लिए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है दोस्तों, जो कि 1935 में लागू किया गया था। आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, टेक योर टाइम।